हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड चॉइस ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें हम डिस्कस करेंगे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व्स क्या होती हैं और एंड में डिस्कस करेंगे कि रिस्क लवर और रिस्क एवर्टर हैं उनकी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ्स कैसी होती हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमम चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ investor who has to invest his savings in various types of assets having varying degree of risk to get optimum return from them। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी उस पे अप्लाई होती है जिस पे कोई भी एक इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट करना है एक से ज्यादा क्लास ऑफ एसेट्स पे या एक से ज्यादा शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है या फिर वो एफडी पे भी इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर या डिफरेंट एसेट्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी है, उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, for instance, if an investor does not want to bear risk at all, he may go for investing in fixed deposits, जिसको FDs भी कहा जाता है, which carry a fixed rate of interest। अगर कोई भी इन्वेस्टर रिस्क लेना ही नहीं चाहता तो उसको तो यही चाहिए ना, फिक्स डिपॉजिट करे, बैंक में जाए और एफडीआं कराए और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट खाता रहे। ठीक है, if he is prepared to take risk, he may be interested in buying shares from the stock market whose value and dividend can vary a good deal। तो अगर वो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है वो इन्वेस्टर, तो वो बजाय बैंक में एफडी करवाने के शेयर मार्केट में आएगा और ऐसे शेयर्स खरीदेगा जिसमें उसको डिविडेंड भी मिलेगा और प्राइस में भी एप्रिसिएशन होगा। या फिर वो डिफरेंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड में भी कर सकता है, एफडीज में भी कर सकता है, शेयर मार्केट में भी कर सकता है, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में भी कर सकता है। समझ की बात? फ्रॉम दीज शेयर्स ही कैन गेट मच हायर रिटर्न if the stock market goes well, or his return may be very low if the stock market is gripped by depression। तो अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न काफी अच्छा रहेगा और अगर मार्केट अच्छी चलती है तो, और अगर मार्केट में या इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन आ रहा है तो जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन रहेगी, तो क्या पता उसको उतना रिटर्न भी ना मिले जितना एफडी में मिलता है। समझ की बात? Obviously, he faces a choice problem of combining the assets with assured fixed returns, such as fixed deposits in banks, debentures of reputed companies, with some equity shares to arrive at an optimum portfolio of investment। तो सिंपल वर्ड्स में उसके पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहा जाता है कि वो कैसे कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो बनाए जिसमें एफडीज भी हों, जिसमें अच्छी अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज के डिबेंचर्स भी हों जो हमें फिक्स रिटर्न देते हैं, और इक्विटी शेयर्स भी रखे। तो उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो बनाए, उसमें उसको जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाएगी। और क्योंकि हर एक एसेट क्लास के साथ अपना अपना रिस्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बैंक में एफडी कराए और बैंक ही भाग जाए तो अभी इंडिया में तो 5 लाख तक आपके सिक्योर्ड रहते हैं, 5 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे अगर बैंक डूब गया या भाग गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो फॉर analysis of a choice of a portfolio of assets by the individuals or firms, we require to explain the concept of risk return trade off function, which are represented by indifference curves between degree of risk and rate of return from investment। अगर हमने चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो को फर्दर डिस्कस करना है इंडिविजुअल या फर्म्स के, तो हमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एक टाइप की इंडिफरेंस कर्व है जो हमें बताती है, जैसे ये वाली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व है, ये वाली कर्व। ठीक है, ये कर्व हमें बताती है कि पूरी की पूरी कर्व पे यूटिलिटी सेम है और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न के बारे में बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क इतना है और जो रिटर्न है वो इतना है। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क इतना है, रिटर्न इतना है, तो हर एक पॉइंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न बताता है जिसमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है इंडिविजुअल को या फर्म को मिलती है। ठीक है, द इंडिफरेंस कर्व बिटवीन एक्सपेक्टेड इनकम और रिटर्न एंड डिग्री ऑफ रिस्क कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैंने एक्स एक्सिस पे जो है रिस्क दे दिया है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा,
ठीक है, ये स्मॉल सिग्मा होता है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी डिनोट करते हैं, और मैंने वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिटर्न दे दिए। ठीक है, each indifference curve, or what is also called a risk return trade off curve, shows all those combinations of degree of risk, that is standard deviation, and expected return, that give the individual same level of utility. तो हर एक इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताती है किसके, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के या रेट ऑफ रिटर्न्स के, जो कि कंज्यूमर को, कंज्यूमर मेरे मुंह से निकल गया, जो कि इन्वेस्टर को या इंडिविजुअल को या फर्म को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एज रिस्किंग एज रिस्कनेस इज बैड, हमें ये पता है कि जो रिस्क होता है वो बैड होता है और अनडिजायरेबल, एंड देयरफॉर more of it yields less satisfaction, and therefore as we move rightward, indicating greater risk or standard deviation of the variability of the return, the investor should receive higher expected returns to give equal utility और satisfaction। तो जैसे जैसे हम और ज्यादा रिस्क लेंगे, ये कब ये बता रही है कि जैसे जैसे हमारा रिस्क इधर इधर कम है, इधर और कम है, मतलब इधर कम है, इधर थोड़ा ज्यादा हो गया, इस साइड और ज्यादा हो गया, तो जैसे जैसे हम राइट साइड को शिफ्ट होते रहेंगे, हमारा जो रिस्क है वो भी जो है बढ़ता रहेगा। और जितना रिस्क बढ़ेगा, ध्यान से समझना इस बात को, जितना रिस्क बढ़ेगा हमारा, उतना हम ये चाहेंगे कि रिटर्न भी बढ़े। समझिए बात, तो ये चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, तो हम ज्यादा रिस्क लेंगे ताकि हम ज्यादा रिटर्न कमा पाए। अब आता है नहीं आता वो तो बात की बात है ना। देयरफॉर indifference curves, that is risk return trade off curves between degree of risk and expected return, slope upward। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होती हैं, ये वाली जो कर्व्स हैं ये अपवर्ड स्लोपिंग होती हैं। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है कि अगर रिस्क इतना रिटर्न इतना है, रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो रिटर्न ज्यादा आएगा, और रिस्क लेना चाहते हो तो और रिटर्न जो है बनेगा। समझ गई बात। उसके बाद एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व AU has been drawn from point A। ये जो पॉइंट A है, इससे एक कर्व बनाई गई है AU। समझिए बात, A इधर लिखा है, U AU कर्व। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने यहाँ पे। पॉइंट A रिप्रेजेंट्स रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ 8%। तो ये जो पॉइंट A है ये हमें बताता है कि 8%, मान लो FD का रेट है या कोई भी रेट है, ये 8% आपको मिलना ही मिलना है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। समझिए बात। This AU curve represents the risk-return trade-offs function of an individual or a firm, and shows that extra 4% return over and above risk-free return of 8% is required to compensate him for the degree of risk given by standard deviation 0.5। अगर वो रिस्क इतना लेना चाहता है, रिस्क कितना लेना चाहता है 0.5, अगर वो जीरो रिस्क लेता है तो उसे 8% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मगर अगर वो रिस्क ज्यादा लेना चाहता है तो इसके सामने अगर हम देखें तो 12% का रिटर्न मिल रहा है उसे पॉइंट बी पे। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर वो ज्यादा रिस्क रहता है तो उसे 4% रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। समझ गई बात, सिर्फ 4%। ठीक है, अब इसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हेयर 8% इज रिस्क फ्री रिटर्न as corresponding to its standard deviation which measures the level of risk is 0। तो वही बताया, 8% पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0 है और उस पे कोई रिस्क नहीं है। The difference between the required rate of return on a risky investment and the return on risk free investment is called risk premium। तो इस केस में अगर हम बी पॉइंट पे देखें तो वो इतना रिस्क ले रहा है 0.5, ठीक है, और उसे कितना रिटर्न मिल रहा है 12, और रिस्क फ्री रिटर्न कितना था 8। तो ये गैप कितने का है, 4 का गैप है ना। तो ये 4 क्या है, 4% क्या है, रिस्क प्रीमियम। समझ की बात। दस इन ट्रेड ऑफ कर्व AU, rate of return of 4% is required on an investment with a risk of standard deviation is equals to 0.5। अगर 0.5% का रिस्क लेता है तो उसे 4% प्रीमियम मिल रहा है। Similarly, as will be seen from AU trade-off curve, that to compensate the individual for undertaking an investment with the risk of standard deviation 1, the return of 18% is required, that is risk premium on this investment is 10%। तो सिमिलरली अगर 18% 28% का रिटर्न मिल रहा है उसे इन्वेस्टमेंट में, जो कि 1 पॉइंट क्या कहते हैं 1.5 स्टैंडर्ड डिविजन, इसको इधर से समझाता हूँ। अगर वो स्टैंडर्ड डिविजन मतलब रिस्क लेता है 1 का, तो उसको कितना कितना मिल रहा है, बेसिकली 18% का रिटर्न मिल रहा है। समझ गए बात। और अगर वो रिस्क लेता है
1.5 बेसिकली, मैं इसको दूसरी पेंसिल से यूज करता हूँ, 1.5 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क लेता है, तो उसे जो वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, जो रिटर्न मिल रहा है वो 28% का मिल रहा है। तो 8% से 28%, 20% का जो प्रीमियम है वो ज्यादा ले पा रहा है। समझ की बात? तो इस तरीके से ये जो डायग्राम्स हैं ये एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आपको डायग्राम को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब ये जो बाकी दो कर्व्स हैं इनको भी हल्का फुल्का एक्सप्लेन करेंगे। फॉर अ मोर रिस्की, मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूं, फॉर अ मोर रिस्क एवर्स इंडिविजुअल द हायर रेट ऑफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिस्की इन्वेस्टमेंट विद अ गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कोई रिस्क एवर्टर है और अगर वो हल्का सा रिस्क लेता है तो उसे ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर फॉर अ मोर रिस्क एवर्स मैनेजर, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व विल बी स्टीपर देन एयू कर्व। तो जो नॉर्मल एयू कर्व है उससे ये कर्व थोड़ी जो है वो स्टीपर होगी, मतलब स्लोप इसकी ज्यादा होगी। दस, with a more risk averse individual, a steeper indifference curve or risk return trade off curve AU dash dash has been drawn। तो ये वाली जो ज्यादा स्टीपर कर्व है AU डैश डैश, ये ड्रॉ की गई है। समझिए बात, ये वाली ये हमें दिखाती है कि भाई अगर हमने रिस्क लेना है तो हमारा जो रिटर्न होगा वो भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि ये बंदा तो रिस्क एवर्टर है ना, रिस्क एवर्जन करता है ना। with AU dash dash risk return trade off curve to compensate for the risky investment with standard deviation 1, 24% return is required, that is high risk premium is high his risk premium, मैं high बोल गया, his risk premium is 16% as compared to 10% of the previous individual। अगर इसको रिस्क देते हैं 1 का, जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो इसके सामने इसका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 24%। ठीक है, तो प्रीमियम कितना हुआ? प्रीमियम अगर आप 24 में से 8 को निकाल देंगे तो 16% प्रीमियम इसको मिला। समझ की बात? और जो नॉर्मल पर्सन था जिसको हमने पहले बात की थी उसको 18 मिल रहा था, मतलब उसको 10% का प्रीमियम मिल रहा था। समझ की बात? उसके बाद सिमिलरली फॉर अ लेस रिस्क एवर्स इंडिविजुअल, ट्रेड ऑफ कर्व विल बी लेस स्टीप एज सच एज AU डैश, AU सिंगल डैश। तो इसमें अगर कोई रिस्क लवर है या लेस रिस्क एवर्टर है, उसकी कर्व जो है वो ये वाली बन जाएगी, AU सिंगल डैश। ठीक है, तो ये कर्व दिखाती है कि अगर बंदा ज्यादा रिस्क लेता है तो इतना रिटर्न नहीं कमा पाता। एन इंडिविजुअल विद ट्रेड ऑफ कर्व AU डैश, to compensate him for risky investment with standard deviation 1, the return of 12% is required, that is 4% premium is needed for a risk of standard deviation 1। तो अगर ये वाला बंदा मान लो रिस्क लेता है तो उसे 12% के रिटर्न मिल रहे हैं। समझ गए बात? 12% के रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ 4% का प्रीमियम ही मिल पा रहा है इस बंदे को। समझ गए बात? अब इसके बाद अगर वो ज्यादा रिस्क लेता है तो उसका रिटर्न जो है वो उसी हिसाब से ज्यादा होगा, मगर इतना ज्यादा नहीं होगा। समझ गए बात? ये चीज आपको याद रखनी है। It is evident from the above different individuals, it is evident from above that different individuals will have different indifference curves between expected returns and degree of risks depending upon their risk aversion। तो हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी अपनी जो है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व है, और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व किस पे डिपेंड करती है कि वो रिस्क लवर है या रिस्क एवर्टर है या रिस्क एवर्जन करता है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मैंने दो कर्व्स बनाई हुई हैं। ये जो हाईली रिस्क एवर्स होते हैं, मतलब जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो स्टीप होती हैं, मतलब ढलान जो है उनकी वो ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगी। मगर कोई लेस रिस्क एवर्स या फिर जो रिस्क लवर टाइप बंदे हैं उनकी जो स्लोप होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। इनकी जो ढलान है आपको देखने से लग रहा है ना, थोड़ी ये कम है। ठीक है, तो द इंडिविजुअल्स who are highly risk averse have more steep indifference curves, and those who are less risk averse they have फ्लैटर इंडिफरेंस कर्व। तो जो लेस रिस्क एवर्स होंगे उनकी फ्लैटर टाइप होंगी। समझ गए बात? इंडिफरेंस कर्व या रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व दोनों कह सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है चॉइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो चूज करें जिसमें हमारा रिस्क रिटर्न जो है हमारे बजट के हिसाब से बेस्ट निकल के आए, वो कैसा होगा। द इंडिविजुअल्स ट्राई टू रिड्यूस रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने रिस्क अवॉइड करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, एक से ज्यादा एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। टुवर्ड्स दैट एंड द फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज
इन्वेस्ट इन डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस। तो इसी हिसाब से देखें तो जो कंपनियां हैं वो भी तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है ना, कि अगर एक ना बिके तो बाकी बिकें, या फिर कंपनियां एक से ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में या बिजनेसेस में जो है डील करती हैं। जैसे पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है, लेज भी खरीद लिया, और भी कई काम करता है, समझ के बात। Similarly, individual investors choose a portfolio of assets to reduce ओवरऑल रिस्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो उसी हिसाब से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो चूज करते हैं ऐसे एसेट्स में जिससे उनका रिस्क कम से कम रहे। We know that risk is measured by standard deviation and risk return trade off is obtained। तो हमें पता है कि जो रिस्क और रिटर्न है इसकी ट्रेड ऑफ कब होती है, और रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर किया जाता है। टू एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो वी नीड अनदर कॉन्सेप्ट जनरली कॉल्ड एज बजट फ्रंटियर। तो हमें एक और कॉन्सेप्ट चाहिए जिसको हम बजट फ्रंटियर कहते हैं, क्योंकि बजट फ्रंटियर जब जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है उससे टेंजेंट होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। The a budget frontier which represents the combination of risk return that are obtainable with a given available funds from mixed portfolios of two assets, say shares of company A और कंपनी बी। तो बेसिकली बजट फ्रंटियर एक ऐसी कर्व होगी जो हमें दो डिफरेंट शेयर्स या डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के रिस्क रिटर्न के बारे में बताएगी, और जो हमें हमारे पोर्टफोलियो को बनाने के बारे में बताएगी कि हमारा ये बजट है और इस बजट को हम किस किस तरीके से दो डिफरेंट जो एसेट्स हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ कंपनी ए कंपनी बी की एग्जांपल ली है। सपोज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दीज एसेट्स आर 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ए हमें 20% जो है रिटर्न्स दे सकती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, और कंपनी बी से 10% है। इफ अ पोर्शन WA of a given available funds are invested in company A and the remaining funds WB are invested in company B, the expected return of a portfolio of these two assets is given by RP is equals to WARA plus WBRB। यहाँ RP क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ टू एसेट्स, दो एसेट से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। RA क्या है? द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। ए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? वैसे आरबी हो गया कि बी कंपनी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। डब्ल्यू ए हो गया पोर्शन ऑफ गिवन फंड्स इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, कि आपने अपने गिवन जो बजट है उसमें से ए कंपनी पे कितना पैसा लगाया, और डब्ल्यू बी के बी कंपनी पे कितना पैसा लगाया अपने गिवन बजट से। नोट दैट WA plus WB is equals to 1, ये बात याद रखनी है। एंड डिफरेंट पोर्टफोलियोज or the combinations of two assets will involve different degree of risks and also yield different returns। हमें ये याद रखना है ये कंडीशन को कि WA plus WB is equals to 1 होगा, और जो डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हैं या एसेट्स हैं उनमें डिफरेंट रिस्क रिटर्न रेशियोज रहती हैं, ठीक है। Note that the rate of return from a portfolio is the weightage average of returns from the two assets as given in the above equation। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में दिया हुआ है कि जो भी हमें एवरेज रिटर्न्स आएंगे वो एक वेटेज होगी एवरेज रिटर्न्स की जो इंडिविजुअल को मिलेगी। अब इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इन द गिवन फिगर BF इज द बजट फ्रंटियर। ये जो ग्रीन लाइन से बनाया गया है ये बजट फ्रंटियर है, विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसेट्स विच आर ऑब्टेनेबल विद द गिवन फंड्स। एक गिवन फंड से हम इनको ऑब्टेन कर लेते हैं कि हम दो क्लास ऑफ एसेट्स में पैसे लगा रहे हैं या दो एसेट्स में पैसे लगा रहे हैं। BF is tangent to the ट्रेड ऑफ फंक्शन U2 एट पॉइंट E। तो ये जो BF बजट फ्रंटियर है ये जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कर्व है U2, इस पे E पॉइंट पे जो है टेंजेंट है, विच रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ऑफ टू एसेट्स विच यील्ड द रिटर्न ऑफ RP। इस पे रिटर्न कितना मिलेगा RP, और रिस्क कितना है? रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मतलब रिस्क है 1 का। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय E is an optimally diversified portfolio containing a mix of two assets। तो ये जो पॉइंट है जो टेंजेंट का पॉइंट है ये ऑप्टिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें पता लग रहा है कि दो जो डिफरेंट एसेट्स हैं उन पे कितना हमने इन्वेस्ट करना है और हमारा कितना रिस्क और कितना रिटर्न रहेगा। बाकी आपको पता है कि सारी की सारी इकोनॉमिक्स टेंजेंट पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है। If the rate of return on shares of company A is 20% and return on shares of company B is 10%, individual spends 40% of his investable funds on share of a company A and remaining 60% remaining 60% जो है वो B कंपनी
के ऊपर अपना पैसा लगाता है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, वही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था। तो डब्ल्यू ए मतलब 40% पैसा ए कंपनी में डालेगा और उसमें से रिटर्न कितने हैं, 20%। जो डब्ल्यू बी मतलब 60% पैसा डालेगा वो थोड़ा स्टेबल कंपनी में जिसमें रिस्क भी कम है, और 60% पैसा डाल के उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है इसका आंसर है 14, मतलब ओवरऑल जो रिटर्न है इसका वो 14% का निकलता है। Thus, the rate of return of the portfolio of the two assets is 14%। तो इस तरीके से रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ्स जो हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। पहले आपने कर्व्स बनानी है, फिर स्लोप ऊपर नीचे करके दिखानी है कि ये रिस्क लवर है, ये रिस्क एवर्टर है। फिर चॉइस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में बजट फ्रंटियर को टेंजेंट करके इसको बता देना है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।